नमस्ते। हम लोगों में से कई लोगों का बचपन माँ की लोरियां और कहानियां सुनकर गुजरा है। मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस गीत को, जिस लोरी को मेरी माँ ने मुझे बचपन में सुनाया, वो आज भी मुझे याद है, मेरे कानों में गूंज जाया करता है। अक्सर मैं जब कुछ मोटिवेशनल सेशंस लेता हूँ और मुझे कहानियों का सहारा लेना पड़ता है, तो मेरे मानस पटल पर सर्वप्रथम मेरी माँ के द्वारा सुनाए गए जो कहानियाँ हैं वो उभर कर के आती हैं। आप सबके साथ भी ऐसे ही एक्सपीरियंसेस होंगे। अन्य कई कारणों में से एक मूल कारण ये भी है, जिस कारण से हम अपनी माँ के साथ, अपने पिता के साथ एक सेवा भाव से, एक श्रद्धा भाव से आज भी जुड़े हुए हैं। ये कहानियाँ, ये संगीत, ये लोरी हमारे इमोशंस के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव बनाते हैं। हम अपने ही जीवन को यदि ठीक तरीके से देखें तो हम इस बात को समझ जाएंगे कि जब हम लोग हमारा जो इमोशनल निर्माण हो रहा था, हमारी जो भावनात्मक रचना जिस लाइफ के फेज में हो रही थी अंडर 5 इयर्स में, तब हमारी माताओं ने जो हमारे साथ व्यवहार किया है, उसी का नतीजा है कि आज जीवन के इस मोड़ पे हम आज भी उनके चरणों में नतमस्तक हैं। आज समय अवश्य बदल गया है, किंतु मानव वही है, और मानव की भावनात्मक, व्यवहारिक और सांसारिक जो जीवन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होने का अर्थ ये नहीं है कि मानव मूल्यों में परिवर्तन हो जाए। आज का जो परिवेश है वो माँ का गोद का नहीं है, ट्रॉली का है। आज का जो वातावरण है वो माँ की लोरियों का नहीं, टीवी में बजने वाले इंग्लिश राइम्स का है। आज हमारे बच्चों को वो पुराणों से, वो महाभारत से, वो रामायण से, वो अद्भुत ज्ञान देने वाली कहानियां माता से सुनने को नहीं मिलता। हमें वो नोबिता के और डोरेमोन की कहानियां जो है वो टीवी से देखने और सुनने को मिल रहा है। ये दोनों क्या एक ही तत्व हैं? और यदि नहीं तो जो बेहतर है वो हम अपने बच्चों को क्यों ना दें? हमने अपने पहले के सेशन में इंग्लिश राइम्स की विश्लेषण की थी। हमें अपने संस्कृति से आए हुए जो कहानियां हैं, जो कविताएं हैं, जो लोरियां हैं, उसकी विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब वो हमारे जीवन में ही नहीं है। हमारे जीवन में इंग्लिश राइम्स है, इसलिए हमने इसकी विश्लेषण की थी। राइम्स जिससे बच्चे एक तरीके से बच्चों के जो भाषा है उसका भी निर्माण होता है। राइम्स कविताएं हैं, उसमें तुकबंदी है, उसमें शब्दकोश है। ये कविताएं केवल लिटरेचर है ऐसा नहीं है। कविताएं रचने वालों की भावना उसमें व्याप्त होती है। कविताएं जो है वो भावनाओं से उभरता है। यदि हमारे भावनाओं में पश्चिमीकरण है तो हमारी कविताएं, उसकी रचना और उससे जो प्रभाव निर्माण होगा वो हमारे बच्चों को पश्चिमीकरण की ओर लेकर के जाएगा। और यदि हमारी भावनाओं में रचनात्मक विचार हैं, मानव मूल्यों के भाव हैं, तो वो कविताओं हमारे बच्चों पर उसी प्रकार का प्रभाव बनाएगा।
हमने हम्टी डम्टी जो गिर के टूट जाता है, और जो इतना इलॉजिकल इरेशनल कंसेप्ट है कि अंडे को जोड़ने के लिए घोड़े आते हैं, राजा आते हैं और जोड़ नहीं पाते हैं। जॉनी हंसकर झूठ बोलता है। जैक एंड जिल, ये जॉनी जैक एंड जिल नाम भी रेलेवेंट नहीं है, बच्चे के आसपास कोई नहीं है ऐसा, परंतु वो पहाड़ पे पर्वत पे पानी लेने जाता है। ये तो दुर्लभ ही बात है, और फिर वो भी कर नहीं पाता, वहां से लुढ़क कर गिर करके नीचे आ जाता है। हमारे देश में हावड़ा ब्रिज है, महात्मा गांधी सेतु ब्रिज है, किंतु हम उसे लंदन राइम्स पढ़ाते हैं और लंदन शब्द उसके मन में व्याप्त करते हैं, और वो ब्रिज भी गिर रहा है। रेन रेन गो अवे, ये देश जो कृषि प्रधान देश रहा, वहां हम बच्चों को रेन रेन गो अवे, ऐसे अनेकों नकारात्मक राइम्स, कविताएं बच्चों को हम सिखा रहे हैं। इसके विषय में हमने राइम्स की जब चर्चा की थी पहले, हम इसका विश्लेषण कर चुके हैं। परंतु राइम्स जो है वो एक लैंग्वेज कंपोजर है, इमोशनल कंपोजर है, वो म्यूजिक है। इसलिए हमें बहुत सावधानी बरतना पड़ेगा कि हम बच्चों को कौन सा राइम्स दें, कैसे म्यूजिक दें। और यहां पर शिशु संस्कार का रोल, उसकी भूमिका बच्चों के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हम आज 5 राइम्स का विश्लेषण करेंगे और शिशु संस्कार राइम्स जो कि इंग्लिश है, हम उस इंग्लिश की विश्लेषण कर रहे हैं। शिशु संस्कार ने हिंदी राइम्स भी लाए हैं, हिंदी कविताएं भी प्रस्तुत किया है, इसकी चर्चा हम देववाणी में कर चुके हैं। यहाँ हम इंग्लिश राइम्स की चर्चा कर रहे हैं जो शिशु संस्कार ने हम्टी डम्टी, जॉनी जॉनी ऐसे नकारात्मक राइम्स को रिप्लेस करने के लिए और भारतीय संस्कृति के भाव को उभारने के लिए अंग्रेजी में जो राइम्स बनाए हैं उसकी हम आज विश्लेषण करेंगे। हमने जब 16 संस्कारों की चर्चा की थी तो उसमें नामकरण संस्कार का जब विषय आया था तब हमने आपको एक राइम सुनाया था। वो राइम आपके सामने फिर प्रस्तुत करते हैं। ओ माई फ्रेंड प्ले अ गेम, टेल द मीनिंग ऑफ योर नेम। आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे। व्हाट माई नेम मीन्स टू ऑल, whom to ask, I am small. Mama, mama, what to do, whom to ask, if not you. Come to me, Papa said, what it means I have read. Name is truth, name is past, name is power, name is fast. नाम की महत्वता, नाम से परिचय कराने के लिए, एक आइडेंटिटी व्याप्त करने के लिए, एक कैरेक्टर, एक इमोशन को उभारने के लिए नाम हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है, यदि हम उसको उस प्रकार से संस्कृति में ढालते हैं तब। तो ये जो राइम है इसका आपको विश्लेषण करना है। ये हमारे शिशु संस्कार के SS1 का राइम्स है। इसकी म्यूजिक, इसकी ट्यून वो शिशु संस्कार के करिकुलम का हिस्सा है, परंतु आपके टीचर्स के ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसका विश्लेषण करना है। मैं यहाँ एक बात को कहना चाहूँगा कि अक्सर जब हम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं या ये राइम सब जब टीचर्स के आगे प्रस्तुत करते हैं तो हमारे सामने एक प्रश्न आता है। टीचर्स पूछते हैं कि हम इसको गाएं कैसे। ये प्रश्न उचित है, परंतु टीचर्स के पर्सपेक्टिव से जब ये प्रश्न आता है और सिर्फ यही प्रश्न आता है तब मुझे थोड़ा दुख भी होता है कि ये राइम्स जिस तरीके से हमने पढ़ा, यदि आप उस तरीके से पढ़ करके ओ माई फ्रेंड प्ले अ गेम, टेल द मीनिंग ऑफ योर नेम, इतना भी आप करते हैं तो भी वो राइम एक संगीतमय रूप जो है वो ले लेता है, क्योंकि ये राइम है। कविताओं की रचना ही ऐसे होती है कि यदि आप उसे जरा सा मोड़ करके भी पढ़ें तो भी वो एक संगीत का रूप लेने लग जाता है। इसलिए हम इसे कैसे गाएं से ज्यादा महत्वपूर्ण शिक्षक की दृष्टि से ये होना चाहिए कि इस राइम्स में तत्व क्या है, ये कहना क्या चाहता है, और इससे हम सीख बच्चों को किस किस भाषा की दृष्टि से क्या दे सकते हैं, ज्ञान की दृष्टि से क्या दे सकते हैं, इमोशन की दृष्टि से क्या दे सकते हैं, इसकी तत्व क्या है। ये विश्लेषण टीचर्स को राइम्स की करनी ये बहुत आवश्यक है और उसी दृष्टि से ये ट्रेनिंग है।
तो आपको इसमें दो काम करना है। एक, इस राइम्स में जो छोटे छोटे सेंटेंस जो आप बच्चों को भाषा की दृष्टि से सिखा सकते हैं वो आपको लिस्ट आउट करना है। इसमें वोकैबुलरी भी है, ट्रुथ है, पावर है, ऐसे वोकैबुलरी के हमारे अन्य राइम्स में भी प्रयोग हुआ है। इसमें रिलेशनशिप्स भी है, माँ है, माता है, पिताजी है, और इसमें नाम की महत्वता है। तो हर अपने बच्चों को, या आप यदि शिक्षिका हैं तो अपने क्लास में जो आपके जो बच्चे हैं उन सबको एक छोटा सा होमवर्क दे सकते हैं कि वो अपने माता पिता से अपने नाम के विषय में 2 सेंटेंस, 2 वाक्य सीख करके आए। तो आपको अपने बच्चे हो या अपना नाम हो, अपने घर में जितने आपके जो रिलेशन हैं उनके नाम है, उसके मीनिंग का आपको एक विश्लेषण करना है। ये 2 एक्टिविटी आपको करना है। इस राइम्स को के कॉन्टेक्स्ट में ये आपको एक्टिविटी दिया है। आज हम सब की जो वातावरण दूषित हुआ है ये एक बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि ये हेल्थ की दृष्टि से, सर्वाइवल की दृष्टि से हम लोगों के लिए चैलेंज बन गया है। चाहे वो वायु हो या जल हो या पृथ्वी हो, प्रदूषण हर तरीके से हमारे जीवन का अंग है। और ये इतना गहरा हो चुका है कि प्रधानमंत्री तक को जमीन पे उतर के एक विशाल प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च करना पड़ता है। परंतु ये स्थिति इसलिए आई क्योंकि वातावरण से जुड़े रहने का एक जो लाइफस्टाइल है, एक जो ज्ञान है, हमने अपने शिक्षा से, अपनी व्यवस्था से उसको दूर कर रखा है। हम अपने आने वाले जनरेशन को जब रेन रेन गो अवे बताते हैं और लंदन ब्रिज बताते हैं तो हम उसमें नदी की चर्चा नहीं करते, उसकी स्वच्छता की चर्चा नहीं करते, जल की चर्चा नहीं करते, जल के महत्व की चर्चा नहीं करते। हमें फोकस सिर्फ ये है कि हमारा बच्चा वो अंग्रेजी का वाक्य बोल दिया तो सफल हो गया। वो कितना विफल हो रहा है उसको सीख करके इसका विश्लेषण ही नहीं है हमारे मन में। तो शिशु संस्कार का एक राइम आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। रिवर वाटर, रनिंग वाटर, फॉर आवर लाइफ इट इज नेक्टर, ड्रिंकिंग वाटर क्लीन एंड प्योर comes from rivers, I am sure. Ganga, Yamuna, Bhim, Godavari, Narmada, Tapti, Krishna, Kaveri. Land of rivers, Koshi, Mahanadi, just like veins in our body. अब इस राइम्स की विश्लेषण जो है वो आपको करनी है। बहता पानी हमारे जीवन का अंग, हमारे अस्तित्व का आधार, वो अस्तित्व में है तो हम हैं, वो नहीं है तो हम मिट जाएंगे। उसको अस्तित्व में कैसे रखना है, उसकी क्या कंडीशंस होनी चाहिए, इस सब का एक तत्व जो है वो आपको दिखेगा यहाँ। और इसके साथ साथ हमारे देश में बहने वाले प्रमुख नदियों का नाम भी है, गंगा, यमुना, भीमा, गोदावरी। और ये राइम्स के तरह से जब बच्चे याद करेंगे तो उन्हें इन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन नदियों का स्थान भी याद रहेगा, ये नदी कहाँ से उद्गम होते हैं वो जगह भी याद रहेगा। ज़्यादातर इन नदियों का उद्गम जो है वो तीर्थ स्थान है, टूरिज्म के स्पॉट हैं, स्पिरिचुअल टूरिज्म है। और उन्हें ये बात भी समझ में आएगी कि भारत भूमि, जैसे हमारे शरीर में ब्लड को दौड़ने के लिए नसें हैं, उसी तरीके से ये वेन्स हैं हमारे भारत भूमि के। यदि ये नहीं हो या इसके स्वास्थ्य पे, नदियों के स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़े, गलत प्रभाव पड़े, तो देश बीमार हो जाएगा। ये समझ में आएगा बच्चों को। तो ये इस राइम से एक वातावरण की दृष्टि से बच्चे को जो सीख मिलती है और राष्ट्र की दृष्टि से जो सीख मिलती है, इस दोनों का आप एक विश्लेषण करें। I am a child, let me play, what I think, let me say.
Lazy life, keep away, rest tomorrow, work today. Problems come but don't stay. I have a will, I have a way. इस कविता का आपको ये एक और एक्टिविटी दिया हूं। इस कविता में 2 प्रवर्ब हैं। एक प्रचलित हिंदी का प्रवर्ब है, एक प्रचलित इंग्लिश का प्रवर्ब है। इनफैक्ट उस इंग्लिश का एक हिंदी रूपांतर भी है। और वो प्रवर्ब व्यक्ति के निर्माण की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के दोनों प्रवर्ब हमारे मोटिवेशन के लिए, हमारे विल पावर के लिए एक ये जो प्रवर्ब है इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस राइम्स को ठीक से पढ़ करके इन 2 प्रवर्ब को लिस्ट करके हमें भेजना है। यही इसकी एक्टिविटी है। दिस स्टोरी इज ओल्ड माई मदर हैड टोल्ड। जो मैंने सर्वप्रथम चर्चा की कि हमारी माँ हमें लोरी सुनाया करती थी, कहानियां सुनाया करती थी, ये राइम्स उस दृष्टि को दर्शाता है। और ये राइम्स जब बच्चे सीखेंगे तो उनके मन में अवश्य आएगा कि मेरी माँ मुझे कहानी सुनाती है या नहीं सुनाती है। मदर द फर्स्ट गुरु के ट्रेनिंग का एक इंपॉर्टेंट स्किल डेवलपमेंट ये है कि माताएं अपने बच्चों को या शिक्षिका अपने स्कूल में क्लास में बच्चों को कहानियां सुना सके, उन्हें लोरियां गा के सुना सके। तो दिस स्टोरी इज ओल्ड माई मदर हैड टोल्ड, 2 great brothers, brave and bold. Ram was elder, Lakshman younger. Sons of the king, they had everything. One sudden day, Ram had to say, nothing is mine, out I am fine. The king was sad, the day was bad. Ram went away to jungle to stay. The story is old, my mother had told. आप सबको इस कहानी का अर्थ तो समझ में आ गया, इस कविता का। रामायण एक ऐसी कविता वाली है, एक ऐसा इतिहास है, एक ऐसा जीवन दर्शन है जो किसी का भी चरित्र निर्माण कर सकता है। कैसे भी बच्चे हों, किसी भी स्वभाव के हों, कैसा भी वातावरण हो, रामायण में वो शक्ति है, रामायण के दर्शन में वो शक्ति है कि वो एक अच्छे चरित्र का निर्माण कर दे। ये राइम रामायण के को शुरू करता है। रामायण के इंपॉर्टेंस को हम यहां नहीं बता रहे हैं, रामायण को शुरू कर रहे हैं कि 2 भाई हैं, ब्रेव हैं, बोल्ड हैं, राजा हैं, राजकुमार हैं, परंतु एक दिन सब कुछ छोड़ के चल देते हैं। सब दुखी हैं, फिर भी चल देते हैं। आगे की कहानी क्या है ये बच्चा आपसे पूछेगा और आपको रामायण आनी चाहिए उन्हें रामायण की कहानी बताने के लिए, उनके भविष्य के निर्माण के लिए। आप सब अपने घर में तुलसी रामायण अवश्य रखें। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, बहुत विस्तार है, शायद आप उसमें ना जा पाए, लेकिन तुलसी रामायण एक ऐसी कविता वाली है, इतनी सुंदर रचना है कविता की कि आपको पढ़ने में भी रस आएगा और उसमें से 2-2 वाक्य जो मोटिवेशनल हैं वो आप याद भी करेंगे और बच्चों को सिखाएंगे भी, तो उनके जीवन निर्माण में, उनके भविष्य निर्माण में, उनके कॉन्फिडेंस के लिए, उनके चरित्र निर्माण में उससे बेहतर कोई फॉर्मूला है ही नहीं। उस दृष्टि से इस राइम को लिखा गया है। We were slow on bullock cart. Vehicles came, we grew smart. Safe and healthy in the past. Lazy now, but we are fast. Bus or train, bike or car, distance today not so far. Pollution now, problem is vast. Old is gold, learnt at last. आपकी स्क्रीन पे ये कविता है, इसके विषय में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। हमारे जितने राइम्स हैं उसमें से कुछ चुनिंदा राइम्स मुझे बहुत प्रिय है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। उसमें से एक ये राइम है। आपका टास्क ये है कि आप अपने तरीके से, अपनी फिलॉसफी में इस राइम्स का विश्लेषण करें।
और उस विश्लेषण को आप एटलीस्ट 1 पेज का हो या आप उसे जितना विस्तारित कर सकें वो करके आप हमारे टीम को भेजें। हम सब ये जानते हैं कि बच्चों को म्यूजिक के जरिए सिखाना एक बहुत ही सफल प्रयोग है और इसीलिए प्री स्कूल्स में राइम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। ये अलग बात है कि हमारा पूरा देश एक सेट ऑफ सेलेक्टेड इंग्लिश राइम्स जिसकी म्यूजिक कंपोज हो, जो टीवी पे उपलब्ध हो और जो बुक फॉर्मेट में अंग्रेजों ने हमें बना करके दे दिया है, हम सब उसके ऊपर 100% डिपेंडेंट होकर के चल रहे हैं आज तक। इससे बाहर लाना ही शिशु संस्कार राइम्स का जो है हेतु है। इसके पूर्व म्यूजिक और राइम्स के इंपॉर्टेंस को, उसके महात्म्य को हमारी संस्कृति ने किस रूप में रखा है, इस पे विचार करना भी हमारे शिक्षकों का एक इंपॉर्टेंट उनकी ट्रेनिंग का एस्पेक्ट है। आपने कभी विचार किया कि शिव के हाथ में डमरू क्यों है, गिटार क्यों नहीं है? आप बोलेंगे उस जमाने में गिटार नहीं होता था तो बांसुरी तो होता था, बांसुरी बजाते नहीं, डमरू है। क्यों? सरस्वती के हाथ में वीणा है, डमरू क्यों नहीं है, तबला क्यों नहीं है? इसके पीछे का जो रहस्य है वो एक अलग विषय है, किंतु जो दृष्टि आती है वो ये है कि संगीत शिव सृष्टि ही है और सरस्वती उस सृष्टि में हमारे गुणों का सृजन कैसे हो, वो स्वरूप जो है वो सरस्वती है, विद्या है। विद्या का आधार जब संगीत हो तो संगीत का रूप क्या हो, सृष्टि का आधार जब संगीत हो तो संगीत का रूप क्या हो, ये शिव और ये डमरू और वीणा जो है वो उसको दर्शाता है। उसके डिटेल्स में हम अभी यहां नहीं जाएंगे, परंतु जो पॉइंट लाना चाहते हैं हम वो ये है कि म्यूजिक रचना करता है हमारे बच्चों के अंदर, हमारे अंदर जो इमोशंस हैं उसको सिर्फ एक्सप्रेस करता है नहीं, उसकी रचना भी हमारे अंदर करता है। जो बच्चे इमोशनल होते हैं अधिक, उन्हें आप यदि सैड सॉन्ग सुनाएंगे तो रोने लग जाएंगे, या आप उन्हें फन सॉन्ग सुनाएंगे तो हंसने लग जाएंगे। हमारा खुद का मन जब उदास होता है तो हम सैड सॉन्ग सुनने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। तो म्यूजिक एक रचनात्मक कार्य है, एक रचनात्मक क्रिया है, इसीलिए इसका चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एक भारतीय कॉन्टेक्स्ट से म्यूजिक को चुने या वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट से सुने। इसमें मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है। आजकल ज्यादातर माता पिता, चाहे वो टीवी का प्रभाव हो, वातावरण हो, बदलाव का माहौल हो, उसका प्रभाव हो, चाहे वो कुछ भी हो, किंतु बच्चों को इंग्लिश म्यूजिक, इंग्लिश सॉन्ग्स, इंग्लिश मूवीज इसके तरफ प्रवृत्त करते हैं कि वो उस लाइफस्टाइल में चला जाए। उस लाइफस्टाइल और उस कैरेक्टराइजेशन का जो दुष्प्रभाव हमारे पूरे देश पे हुआ है, हमारी संस्कृति पे हुआ है, हमारे अस्तित्व पर हुआ है, इससे जागृत होने के पश्चात आपको ये भारतीय संस्कृति के म्यूजिक और वेस्टर्न कल्चर के जो म्यूजिक है इसके डिफरेंसेस समझ में आना चाहिए। भारतीय संस्कृति का म्यूजिक का आधार अध्यात्म है। अध्यात्म जो हमें मानव मूल्यों से, हमारे आत्मा में आत्मज्ञान से, परमात्मा ज्ञान से जो हमें पूरित करता है, जो पूर्ण करता है, वो है भारतीय संस्कृति की कलाएं, संगीत। वेस्टर्न कल्चर में इस अध्यात्म का कोई स्थान नहीं है, इसलिए वहां पर हमारे आत्मा, हमारे ज्ञान, हमारी संस्कृति को पोषित करने वाला कोई तत्व नहीं है। वहां सिर्फ
हमारे बॉडी को मूवमेंट देने वाले तत्व हैं। उसके बीट्स में नॉइज है, वहां संगीत, वहां पर गीत के जो माधुर्य हैं वो नहीं है। और हमारे जो अपनी जो सांस्कृतिक भाषाएं हैं उसमें जो कवितावली का जो रस है, जो शब्दावली है, जो तुकबंदी है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में कभी हो ही नहीं सकता, दूर दूर तक नहीं है। ये छंद और मीटर का भेद बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। वहां 26 लेटर्स हैं, यहां पर 52 लेटर्स हैं, मगर इन 52 लेटर्स की भी जो रचना है और उसकी जो रचना है, इसमें जमीन आसमान की अंतर है। इसीलिए म्यूजिक की कंपोजिशन और राइम्स की कंपोजिशन जो वेस्ट और हमारे देश की है, इसमें बहुत अंतर है। इसलिए सर्वप्रथम हमारी प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि हम बच्चों को अपने भाषा की जो कविताएं हैं वो उसके मन में हम व्याप्त करने का प्रयास करें, क्योंकि उसके जो संगीत हैं, उसकी जो कविताएं हैं, उसकी जो अर्थ हैं, वो उस शिव के डमरू और सरस्वती के वीणा से निकले हुए हैं। जबकि वेस्टर्न आइडियाज जो हैं, उसके राइम्स का प्रादुर्भाव, उसका जो राइम्स का जो जन्म हुआ है, उसकी कहानी को भी आप पढ़ेंगे तो वो भी बहुत नेगेटिव आइडियाज पे हुए हैं, कंडीशंस में हुए हैं। कोई बहुत बड़ा रिसर्च नहीं है उनके पीछे, मानव निर्माण का हेतु नहीं है उनके पीछे। इसलिए दो अलग अलग एनर्जी जो है वो काम करते हैं जब हम अपने कविताओं को उठाते हैं, अपने संगीत को उठाते हैं और पश्चिमीकरण को उठाते हैं। तब आप सबसे ये आग्रह है कि शिशु संस्कार के राइम्स की किताब बुक आप लें और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स में इसे चलाने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले बच्चों को इसे देने का प्रयास करें। इंग्लिश तो इंग्लिश सही, हिंदी में तो हमारे पास में बहुत कुछ है ही, पहले से भी है और हमने भी बनाए हैं, उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन इंग्लिश में कम से कम एक रिप्लेसमेंट हो, उस नेगेटिविटी से हम बच्चों को बाहर ला सकें, ऐसा प्रयास हो। और ये सब आप और हम सब मिल करके करें, तभी हम एक सफल जनरेशन को क्रिएट कर सकेंगे। धन्यवाद।